वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, मैं हूँ शैली मैम और आप है करियर प्लैनेट हमारे यूट्यूब चैनल पे। और फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए नीट केमिस्ट्री 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ना। मैडम आपको चश्मा लग गया? बिल्कुल लग गया है ना। तो मेरी आज आइज थोड़ी पेन कर रही है, इसलिए चलो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, पहला क्वेश्चन है MgOH होल 2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 1 × 10 की पावर -11। ठीक है, किस pH पे प्रेसिपिटेशन ऑफ MgOH होल 2 हो जाएगा अगर हम Mg+2 की कंसंट्रेशन स्टार्ट करते हैं 0.1 से। ठीक है, इतनी सी तो बात है। चलो सबसे पहले देखो MgOH होल 2, ठीक है भाई, MgOH होल 2 को स्प्लिट कर लेते हैं। कर दो भाई, MgOH होल 2 को स्प्लिट करोगे तो Mg+2 और ट्वाइस OH माइनस। ठीक है, अब देखो इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी कितनी होती है 2S, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 0.1 है। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं 2S। अब बच्चे KSP तो पता है ना तुम्हें, KSP क्या होता है? तो हम कहेंगे KSP होगा Mg+2 और OH माइनस आयन, सॉल्युबिलिटी ले लो या कंसंट्रेशन ले लो, पावर 2। ठीक है, क्या ही टेंशन है। नाउ स्टूडेंट्स, KSP मुझे दे रखा है 1 × 10 की पावर -11। ठीक है, Mg+2 कितना है? तो मैं कहूँगी भाई Mg+2 जो है वो मेरे पास है 0.1 इक्वल्स टू मेरे पास आ गया OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो देखो पॉइंट उड़ा दो, 10 हो गया, तो मैं कहूँगी मेरे पास आ गया 10 की पावर -10। ठीक है, मेरे पास आ गया 10 की पावर -10। और बच्चे इसकी सॉल्युबिलिटी 2S है ना, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2S और 2S का स्क्वायर। तो मैं कहूँगी ठीक है, S स्क्वायर जो है या 4S स्क्वायर जो है वो मेरे पास आ गया 10 की पावर -10। तो S कितना आएगा? तो 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 4 × डिवाइडेड बाय 4, और मैं इसका क्या कर लेती हूँ, रूट ले लेती हूँ। अब रूट लेंगी तो पावर तो आधी हो जाएगी। ठीक है, और 4 का कितना हो जाएगा? तो मैं कहूँगी 4 का रूट 1/2 हो जाएगा। ये मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब बच्चे Mg में MgOH होल 2 में OH आयन की कंसंट्रेशन मतलब 2S की वैल्यू, S की वैल्यू कितनी है मेरे पास? तो भाई मेरे पास S की वैल्यू इतनी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये pH पूछ रहा है, तो एक बार मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई तो मैं pH निकाल दूँ। अब तुम कहोगे pH कैसे निकालोगे? OH आयन कंसंट्रेशन है, तो ठीक है POH निकाल दो। तो POH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन। तो हम कहेंगे हाँ, तो भाई नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कितना होता है? 2S। OH आयन कितना होता है? 2S है ना। तो हम कहेंगे हाँ भाई 2S है, तो इसको डबल कर दो, तो वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे 10 की पावर -5। ठीक है, अब देखो तो पावर आगे ले लोगे, सेट करोगे तो POH कितना आएगा? तो मैं कहूँगी POH तो मेरे पास 5 आ गया। तो बच्चे अगर POH 5 आ गया तो मैंने तुम्हें सिखाया है ना, pH और POH मिला के कितना होता है? तो हम कहेंगे pH और POH मिला के होता है 40। तो आंसर निकाल दोगे अगर मेरे पास POH कितना है? 5। ठीक है, तो अगर मेरे पास POH 5 है और pH मुझे फाइंड करना है, तब तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? तो 5 कम कर दो भाई 14 में से, तो तुम्हारा आंसर बनेगा 9। ठीक है, तो हम आपका आंसर बना देते हैं यहाँ पे 9, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। बोलो कोई समस्या है क्या? सिंपल ही तो है, क्लियर कर लोगे, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, when a gas is compressed adiabatically and reversibly the final temperature is। अब तुम एक गैस को क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो, है ना, एडियाबेटिकली। मैंने तुम्हें पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाया है। देखो मान लो ये पाइप है, ठीक है, यहाँ एक गैस है ना, एक पाइप में मैंने एक गैस भर दी। अब मैं इस गैस को कंप्रेस कर रही हूँ। कंप्रेस कैसे करूँगी? तो मैं कहूँगी कंप्रेस करना, संपीड़ित करना, दाब बढ़ा दो या फिर आयतन घटा दो। तो मैं और गैस भर दूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर पाइप जो है उसका वॉल्यूम कम कर देती हूँ। लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट सप्लाई नहीं होना चाहिए। एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है? रुद्रोष्म प्रक्रम का क्या मतलब होता है? तो हम कहेंगे नहीं, हीट सप्लाई तो करना नहीं। मतलब कमरे में लोग भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, और खिड़कियां दरवाजे बंद होने चाहिए,
कि खिड़कियाँ दरवाजे अगर खुले हुए तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है, बात तो समझ में आ रही कि अगर मैं लोग भरती जाऊँगी तो घुटन होने लग जाएगी, सफोकेशन होगा, गर्मी बढ़ेगी। वही तो चीज़ है यहाँ पे, गर्मी बढ़ेगी भी, गैस बढ़ेगी तो गैस क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जाने का रास्ता ही नहीं। तो अगर गैस गर्म हो जाएगी मतलब फाइनल टेम्परेचर, अंतिम तापमान बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है ना। तो हम कहेंगे अगर आपने कंप्रेस किया तो फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हायर देन इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल से क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई वो इनिशियल से ज़्यादा होगा। बोलो कोई समस्या है क्या यहाँ तक? एक सेकेंड बच्चों, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 8 जूल। तंत्र द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, 8 जूल है ना। देखो ये डायरेक्ट ट्रांसलेट किए हुए, तो एक बार इंग्लिश में पढ़ा करो, कहीं कोई गलती हो तो ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम करता है तो W नेगेटिव, तो हम कहेंगे हाँ W नेगेटिव है, और वर्क डन बाय द सिस्टम तो वर्क डन -8 जूल होगी। हीट इज सप्लाइड टू अस इज 40 जूल, हमने हीट दे दी, कितनी दी भाई 40 जूल, ये भी जूल, आंसर भी जूल में, ठीक है। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा लो, बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। कितनी हीट सप्लाई करी 40, काम कितना हुआ 8, बढ़ी कितनी हीट 32। 40 रुपये दे रही हूँ, 8 रुपये खर्चा करके आए हो तो 32 तो जेब में गए ना, बढ़े ना तो प्लस ही तो आएगा। तो अब मेरा आंसर क्या होगा 30 जूल। बस जूल का गेम देख लेना, यूँ नहीं यहाँ जूल चल रहा है या किलो जूल चल रहा है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 डेसीमीटर क्यूब गैस है और इसका 1 मोल, एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM है ना, 1 ATM के निरंतर बाहरी दबाव, मतलब बाहर हवा का जो प्रेशर चल रहा है वो तो 1 ATM चल रहा है, ठीक है। 3 डेसीमीटर क्यूब से गैस फैल गई 13 लीटर। अब पहली बात ध्यान रखना बच्चे, 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर होता है, चाहे डेसीमीटर क्यूब बोलो चाहे लीटर बोलो, बात एक ही, ठीक है। और मैंने तुम्हें कहा था हमारा फॉर्मूला फिक्स है, W इक्वल्स टू -P डेल्टा V, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1, ठीक है। अब तुम देख लो कि माइनस सिस्टम वर्क कर रहा है, ऑब्वियसली 3 से 13 लीटर हो गई, गैस फैल गई ना, तो वर्क डन तो वही सही है ना। तो हम कहेंगे कि भाई माइनस आंसर ATM इंटू डेसीमीटर क्यूब में, तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, तो ATM हो गया 1 और आयतन में परिवर्तन, तो भाई पहले 3 थे अब 13 हो गए, डिफरेंस कितने का आया 10 का। तो अब मेरा आंसर होगा -10 ATM इंटू डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो -10 ATM इंटू डेसीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सरल है ये भी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं, स्टैंडर्ड है। रुको थोड़ी देर वेट करो। अब देखो हिंदी में नहीं है ये, एक किसी और का ट्रांसलेट कर दिया है, इंग्लिश में पढ़ना है इसको। इफ 900 जूल पर ग्राम ऑफ हीट इज एक्सचेंज एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो पानी के बॉइलिंग पॉइंट में 900 जूल हीट जो है वो एक्सचेंज हुई, मतलब ऑब्वियसली पानी को बॉइल करा होगा तुमने तो हीट तो तुमने दी होगी। 900 जूल पर ग्राम, आंसर चल रहा है जूल पर मोल, बस इसका गेम समझो, ये फंसा रहा है। जूल पर ग्राम में दे रहे हो तो पूछ लेते जूल पर ग्राम में, नहीं जूल पर मोल में पूछूंगा, ठीक है। पानी की तो बात है, तो 1 ग्राम पानी को कितनी हीट सप्लाई कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं भाई 1 ग्राम पानी को 900 जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आंसर तो मोल्स में है ना, तो 1 मोल पानी मतलब 18 ग्राम हुआ क्या भाई, 1 मोल वाटर मीन्स 18 ग्राम वाटर,
तो 1 ग्राम वाटर को आप 900 जूल सप्लाई कर रहे हैं, तो 18 ग्राम को कितनी सप्लाई करेंगे, तो हम कहेंगे 900 इंटू 18, ठीक है, जो भी आंसर होगा जूल में। ओके, नाउ व्हाट विल बी इंक्रीज इन एंट्रोपी, ऑब्वियसली अब हीट दोगे तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी या क्यू बाय टी लिख दो, ठीक है। तो हमने हीट सप्लाई की है 900 इंटू 18, और यहाँ T मतलब TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, तो कितने पे उबलता है पानी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373 कैल्विन, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई 373 कैल्विन, 3 से काट ले गया, देखो कुछ काट छट हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ओ नहीं कट रहा क्या, मत काटो भाई, सॉल्व कर लो। तो 900 मल्टीप्लाई विद 900 मल्टीप्लाई विद 18 डिवाइडेड बाय क्या है 373, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करने से तुम्हारा आंसर आना चाहिए 43.4, ठीक है। तो 43.4 यानी आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन 1। कर लेंगे, मेरे भरोसे थोड़ा ना बैठेंगे, मैम सॉल्व करेगी, कर लेना, आ जाएगा आंसर, है ना। चलो नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, 5 मोल आइडियल गैस है, ठीक है भाई, 5 मोल आइडियल गैस है ना, एक आदर्श गैस का 5 मोल 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। डेटा लिखते चलेंगे तो क्वेश्चन 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो हम कहेंगे अच्छा 27 मतलब 300 केल्विन पे बात कर रहा है, 8 डेसीमीटर क्यूब से 80 डेसीमीटर क्यूब चला गया, तो पहले वॉल्यूम 8 डेसीमीटर क्यूब था, बाद का वॉल्यूम 80 डेसीमीटर क्यूब है, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। अब अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो Q बाय टी होता है, ठीक है। अब Q कहाँ है, आप तो ये इस तरह से काम करो। अब देखो टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है ना, कि इतने टेम्परेचर पे काम चल रहा है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W, है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बच्चे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा E कितना हो जाता है 0, Q और W का साइन क्या हो जाता है नेगेटिव, है ना। तो Q इक्वल्स टू W का नेगेटिव, और W क्या भाई, W याद है कि W रिवर्सिबल, आपने काम तो रिवर्सिबल तरीके से किया एक्सपेंशन, तो मैं कहूँगी यहाँ W रिवर्सिबल माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 V2 बाय V1, ठीक है। और अगर मुझे डेल्टा S निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले को T से डिवाइड कर लेती हूँ, Q बाई T, तो माइनस की जगह एक तो प्लस हो गया 2.303, N कितना है, तो भाई 5 मोल गैस है, R आंसर किस पे पूछ रहे हो, जूल में, तो R 8.314, T तो कट गया, लॉग बेस 10, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम 80 है, इनिशियल वॉल्यूम 8 है, तो लॉग 10 1 होता है। तो बस अब मुझे यही तो चाहिए, 8 5 ज़ा कितना हो गया 40, और 42 ज़ा 80, तो मेरा आंसर जो है 80 के ऊपर आएगा और प्लस में आएगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे माइनस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो मुझे सॉल्व क्यों करना है, मुझे तो सिर्फ अपना आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ आपके पास आंसर है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, ये एक सेकेंड भाई, 149 152, यहाँ आपके पास आंसर है ऑप्शन 3, तो यहाँ ऑप्शन 3 आ रहा है हमारे पास, बोलो क्या भाई, 8 5 ज़ा 40, 40 से थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, और 42 ज़ा 80, तो मेरा आंसर 90 के आसपास आएगा और प्लस में आएगा, तो आंसर है 95, ठीक है। सॉल्व कर दिया अपने। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स द प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। अब तुम्हें हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है बच्चे, है ना, ये सब आपको दी हुई है संभवन की ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब अगर कोई कंपाउंड बना है तो कितनी हीट मिली, या फिर आपसे भी चुरा ली होगी हीट, तो जो भी हीट चेंजेस हुए वो ये है। अब देखो सबसे कम स्थिर है मतलब स्थायी है, लीस्ट स्टेबल बताना है, लीस्ट स्टेबल। तो अगर कोई चीज़ बन रही है, भाई आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा तब तो कर लो, और प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों ही माता बच्ची करनी,
सही है ना। तो अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। साइन नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है कि भाई मैं बना रहा हूँ, कुछ हीट मिली तो बनेगा, आराम से बनेगा। तो अब कह रहे हो कि नहीं लीस्ट स्टेबल है, मतलब मिली ही नहीं होगी, हो सकता है उल्टा घर से लग गया। बहुत सारे बिजनेस होते हैं ना, घर से ही लग गया है ना, कुछ कमाया तो नहीं, कोई बात नहीं, पर तो घर से और गंवा के आ गया, होता है, बहुत सारे बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल मतलब आप सबसे घाटे का सौदा देख लो, तो भाई यहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ घाटा कम है, यहाँ घाटा सबसे ज़्यादा है, तो फिर ये लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। क्लियर है। थोड़ी फिजिक्स, थोड़ी कॉमर्स लगती है केमिस्ट्री में, सब लगता है, जिंदगी की हर बात यहाँ अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब अगर तुम कार्बन को जलाना चाहते हो, जलाओ, तो कार्बन को जलाएंगे तो CO2 बनेगा, तो मैं यहाँ कार्बन को जलाएंगे CO2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ जो एंथैल्पी है वो कितनी है, -393.5 किलो जूल। आंसर भी किलो जूल, दूसरा डेटा भी किलो जूल, तो यूनिट का तो टेंशन ही नहीं है। और दूसरा देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाओ, जलाओ भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाओ, कंबशन है ना, CO2 बनेगा। यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो है -283, ठीक है, -393.5, 283। अब तुमसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को बनाओ, निर्माण करो, बनाओ। तो अच्छा तुम चाहते हो CO को बनाया जाए, बिल्कुल, CO को बनाया जाए तो मतलब CO इधर आना चाहिए। ठीक है, और CO कैसे बनेगा, तो मैं कहूँगी C + ½ O2 से बन जाएगा। इसके लिए मुझे ΔH चाहिए। ठीक है, तो देखो C ढूंढो, फर्स्ट इक्वेशन में C तो मिल गया, CO प्रोडक्ट साइड में चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट साइड में है, मतलब इसको पलट दें क्या, अगर इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं, बोलो इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं तो CO2 इधर आ जाएगा, CO2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इन सब के आगे मैं माइनस लगा लूं, बोलो, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये माइनस ये उधर घूम के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये O2 प्लस का, और आधा कम हो जाएगा, आधा बचेगा, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। तो मतलब इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लो और आपस में जोड़ दूँ, तो -393.5 और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो डेटा में क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 283। आंसर ढूंढ लो, तो 393 में से 283 कम करूंगी तो 110.5 हो जाएगा, माइनस में आएगा, ध्यान रखियो, आंसर तुम्हारा माइनस में बैठेगा। तो कहेंगे हाँ ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर है -110.5। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कौन नहीं बनाएगा। अब देखो आइडियल मतलब मैंने कहा था एक ही फैमिली के मेंबर है, मिलती जुलती फैमिली, तो आराम से एडजस्टेबल होता है। तो देखो अगर मैं एक हेलो एल्केन में दूसरा हेलो एल्केन मिलाऊं, ब्रोमो इथेन में आयोडो इथेन, देखो लगे ना अपन तो एक ही फैमिली है, हेलो एल्केन, तो ये हेलो बोल देंगे, काम बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन में ब्रोमोबेंजीन, है ना, तो क्लोरोबेंजीन भी हेलो एरीन है, ब्रोमोबेंजीन भी हेलो एरीन है, तो ये भी खुश हो जाएंगे अपन तो एक ही फैमिली में। पहला ऑप्शन बेंजीन टॉलुइन, तो एक एरोमेटिक में दूसरा एरोमेटिक, तो ये भी आइडियल है। सिर्फ ये आइडियल नहीं है, ये आपका जो है दिस इज नॉन आइडियल, क्योंकि एक तो आप मिला रहे हो फिनॉल, मिला रहे हो एक तो फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल और एक हेलो एल्कीन, तो मैच कैसे होगा। तो जो नॉन आइडियल है वो बताना है ना तुम्हें, आइडियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ फिर से। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज के डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, तनु जलीय विलयन, थोड़ा नजर मारना, तनु जलीय विलयन का वाष्प दाब 373 केल्विन पे 750 है। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन बताओ। अब देखो ग्लूकोज को पानी में डालेंगे, जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में डालेंगे तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो RLVP डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला याद, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल भिन्न। ऐसा किसने बोला था, तो ये राउल्स लॉ है ना, राउल्स लॉ ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब आप कह रहे हो कि भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो 750 है और पानी का कितना है, तो 373 केल्विन में पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है, 760। पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो याद रखना आप, 760 माइनस 750 अपॉन क्या, तो अपॉन 760,
मेन चीज तो ये है, ठीक है। इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन, है ना। तो अब मेरे पास आंसर आया 10/760, यानी कि 1/776, ठीक है। अब अगर तुमने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस कर दिया, हालांकि वो बिल्कुल सही फॉर्मूला है, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन पे नहीं लगता, डाइल्यूट पे नहीं लगता। ये तब लगता है जब राउल्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमने 10 बार उसे तनु भी लिखा है, जलीय भी लिखा है, उसने डाइल्यूट भी लिखा है, एक्वस भी लिखा है, ताकि तुम गलती ना करो, क्योंकि 2 ऑप्शन दे दिए ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, इसलिए। तो आपका सही उत्तर होगा 1 पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट 76 है ना, तो आपका आंसर होगा 1/76। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 10 टॉर, सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ बी इज डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ ए, वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 9 टॉर। तो देखो, पहले प्रेशर आपका 10 था टॉर में, बाद में प्रेशर 9 हो गया, ठीक है। अब स्मॉल w और कैपिटल W, ठीक है। सोल्यूट क्या मिलाया, कितने में मिलाया, भाई ये कम होता है ये ज्यादा होता है, ऐसे कर लो। तो 1 ग्राम बी मिलाया और ये कितने में मिलाया, 20 ग्राम, ठीक है। अब वेपर प्रेशर इज ड्यू 9 टॉर, इफ द मोलर मास ऑफ ए, ठीक है, ए मतलब जो आपने क्या लिया था 20 ग्राम, यानी ये, तो कैपिटल है विलायक, ये कितना है 200, तो मोलर मास ऑफ बी ये बता, ठीक है। अब यहाँ कहीं पे भी नहीं बोला है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और वैसे भी 20 ग्राम में 1 ग्राम का डाइल्यूट हुआ, 20 ग्राम के सामने 1 ग्राम की वैल्यू नहीं है क्या, तो मैं है 200 के सामने 10 की वैल्यू नहीं है क्या। मान लो तुम्हारे पास 200 ग्राम, मेरे पास 10 ग्राम है, या तुम्हारे पास 200 रुपये, मेरे पास 10 रुपये है, तो 10 तो कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल तो नहीं है, काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट है, तो हम कहेंगे नहीं ये डाइल्यूट नहीं है। तो यहाँ तुम प्रॉपर फॉर्मूला लगाओगे, और प्रॉपर फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। देखो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, फिर कहते हैं आपने एक बार वो बताया एक बार ये बताया, है ना। हम आपको दोनों फॉर्मूले सही बता रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ठीक है। डाइल्यूट हो तो वो लगा देना, कंसंट्रेटेड हो तो ये लगा देना। अब बोलो, तो पी नॉट 10 है और बाद में 9 हो गया, तो ये तो 1 हो गया। पी एस कितना है, तो हम कहेंगे 9, स्मॉल w 1, कैपिटल M 200, कैपिटल W 20, स्मॉल m फाइंड कर लो, ठीक है। तो स्मॉल m जो है दैट इज 90 U। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो अणु भार आएगा दैट विल बी 90 U। चेक कर लो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर है 90 U, सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.25। मतलब अगर तुमने 1 ग्राम यूरिया मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट 100.25 है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, मतलब मोल पर केजी, ठीक है। अब एक बार ये यूरिया की बात कर रहा है, एक बार ये ग्लूकोज की बात कर रहा है ना। तो यूरिया पानी में जाके टूटने वाला है ना, ग्लूकोज पानी में जाके टूटने वाला है, तो इनका I तो 1 है। अब दोनों ही पानी में, तो Kb भी सेम रहेगा। मोलैलिटी, तो देखो डेल्टा टीबी यूरिया, ठीक है, अपॉन डेल्टा टीबी ग्लूकोज इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे यूरिया के मोल, मोलैलिटी का मोल पर केजी, अपॉन ग्लूकोज के मोल, है तो 1 किलो। नाउ यूरिया के मोल, तो यूरिया का भार 1, अणु भार 60, तो यूरिया के मोल है 1/60। ग्लूकोज के मोल, तो ग्लूकोज का भार लिया है 3 ग्राम, ग्लूकोज का अणु भार 180, तो डिवाइड बाय 3, तो 180 ऊपर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, दोनों चीजें तो सेम हो गई। तो जो इंक्रीमेंट यूरिया में है, जो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि एलिवेशन यूरिया में है ना, तो डेल्टा टीवी यूरिया किसके बराबर आएगा, तो मैं कहूंगी भाई डेल्टा टीवी ग्लूकोज के बराबर आएगा, ठीक है। तो फिर अगर यूरिया वाला 100.25 पे उबल रहा था, तो ग्लूकोज वाला भी कितने पे बॉईल होगा, 100.25 पे बॉईल होगा। बोलो
कोई समस्या है क्या इसमें? ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर दिया है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 ही हमारे पास भी 100.25 करेक्ट। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। तो भाई हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पाई इक्वल्स टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन मतलब मोल प्रति लीटर, है ना, 1 लीटर में मोलों की संख्या। अब चेक कर लो, टेम्परेचर लोअर करोगे तो उसको कैसे बढ़ाओगे, गलत। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रति लीटर, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा ना, ये भी गलत। नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो बच्चे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ज़्यादा मोल भी होंगे। एक मोल में Na, आपको मैंने 2 Na कर दिया तो उधर बताने की जरूरत थोड़ा ना, आपने 2 मोल कर दिया ऐसे। तो हम कहेंगे ठीक है, मोल्स बढ़ाओगे तो ओके पाई बढ़ जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन 3। क्लियर है? नेक्स्ट, 0.1 m यूरिया और 0.1 m ग्लूकोज को समान मात्रा में मिलाया जाए तो फाइनल मिक्सचर का आपको क्या बताना, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ जो बच्चे गलती करते, बच्चों को लगता है पाई इक्वल्स टू CRT, तो C1 प्लस C2 कर लो, 0.1 में 0.1 जोड़ दो, यही गलती करते हो, है ना। C क्या होता है, मोल पर लीटर। मोलारिटी में मोलारिटी नहीं जुड़ती है, मोलारिटी इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये नहीं एक की मोलारिटी 1m 2m मिला दो 3m हो गया, नहीं। आप फॉर्मूला क्या करते हो, M1V1 प्लस M2V2 करते हो कि नहीं। तो मोल पर लीटर है बच्चे। तो देखो पहले कितना था, 0.1 मोल पर लीटर, है ना। तो मैं कहूँगी पहले था 0.1 मोल और 1 लीटर में, ठीक है। बाद में कितना है, ऐसे कर लूँ, N1 प्लस N2 अपॉन क्या कर दो, V1 प्लस V2 RT। तो पहले 0.1 मोल था और उसमें दूसरा भी क्या मिला है, 0.1, लेकिन वॉल्यूम कितना था, समान मात्रा में, मतलब 1 प्लस 1। तो अब तुमने मिला दिया 0.2 अपॉन 2, तो ये वापस वही आ गया 0.1 RT। तो पहले भी तो 0.1 RT था, इसका प्रेशर कितना था 0.1 RT, इसका कितना था 0.1 RT, और आपने मिक्स कर दिया, यानी N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2। समझे ना, कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन ऐड नहीं होती है, कंसंट्रेशन नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या बोलेंगे अपन उसको, ऐड नहीं कर सकते उसको, मोल पर लीटर लिखते हैं हम, ठीक है। तो हम क्योंकि ऊपर वाला डेटा बदलता है, तो पढ़ा था ना, मात्रा आश्रित मात्रा स्वतंत्र, ये भी मात्रा पर निर्भर करता है, ये भी अमाउंट डिपेंडेंट है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट इंडिपेंडेंट है ऐसे। तो अब आपका आंसर वापस 0.1 RT, इसका मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना % वेट बाय वॉल्यूम NaCl घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अभी भी फॉर्मूला वही है, ठीक है, लेकिन NaCl के तो टुकड़े भी होंगे, तो I लेना पड़ेगा, NaCl 2 भागों में टूटेगा, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू ICRT। अब NaCl ICRT को ऐसे भी कर सकते हैं, देखो WRT अपॉन M। कंसंट्रेशन क्या होती है, मास अपॉन मोलर मास, और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका लीटर में रहेगा, ठीक है। अब चेक करो, तो NaCl के 2 टुकड़े होंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल। भाई मैं तो एक ही सोच रही हूँ, NaCl एक पानी में गया तो NaCl 1 का 2 हो गया ना, ऐसे। तो हम कहेंगे ठीक है, I तो आपका 2 हो गया। अब देखो W/V, है ना, W कितना है 0.585 और V आयतन। तो बच्चे अगर ये ऊपर ग्राम है ना तो ये ml होगा, और मेरा फॉर्मूला तो लीटर मांग रहा है, ठीक है। तो 0.585 प्रतिशत मतलब 100 ml, और लीटर की बात करोगे तो 0.1। समझ में आया ना, ग्राम पर ml, तो ये तो हो गया ग्राम, और प्रतिशत मतलब 100 ml, 100 ml में लीटर कितना हुआ 0.1, ठीक है। RT, तो आंसर ATM में पूछा है तो R की वैल्यू 0.0821, तुम चाहो तो उसको 1/12 लिख सकते हो, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, ठीक है। अब आंसर भी देखो नज़दीक है ना, 2.49 3.8, ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास है एक, तो ये करना ही पड़ेगा यार सॉल्व। चलो तो इसको तुम सॉल्व करो, मैं तुम्हें इसका डायरेक्ट आंसर देती हूँ। इसका आंसर है आपका 4.92। हमने क्या डेटा पुट नहीं करा है, अच्छा हमने मोलर मास नहीं रखा है,
NaCl का अणु भार कितना हो जाएगा 58.5। हाँ अब तो बन जाएगा ना फिर, ठीक है। तो आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 4.92, ठीक है। आई की वैल्यू 2 रख दी, W/V हमने रख दिया, W और V को 100 ml यानी 0.1, M लिखना भूल गए थे तो मोलर मास NaCl का, Na का 23, Cl का 35.5, R आपको बता दिया 1/12 रख लेना हो जाएगा, और टेम्परेचर 300, और आंसर नजदीक होना तो 0.0821 रखना, पूरा आंसर निकालना है, ठीक है। नाउ 5.8% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर डालेगा, ठीक है, वो किसके नजदीक होगा। तो देखो 5.85 ले लेती हूँ, ठीक है, 5.85, क्लियर। अभी मैंने क्या पढ़ा था, NaCl फॉर्मूला क्या बताया था, WRT/mv, ठीक है। तो NaCl का I तो 2 हो गया, वेट 5.85 हो गया, मोलर मास 58.5 हो गया, और वॉल्यूम बचे 100 ml मतलब 0.1 लीटर, और बाकी तो मैं RT कर देती हूँ क्योंकि मुझे कौन सा आंसर निकालना है, ठीक है। और ये मैंने इसको ऐसे मान लिया 8.5, ठीक है। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, तो पहले पॉइंट उड़ाओ, 2 0 पर आ रहे, ये गए, ठीक है। अब ये 585 गया, तो मेरा आंसर आ रहा है 2RT, y इक्वल्स टू 2RT, इतना प्रेशर डालेगा। अब देखो सुक्रोज का मोलर मास 342 होता है, 342 तो से मैच करेगा नहीं, ग्लूकोज का 180 होता है, इससे मैच करेगा नहीं, भाई आंसर तो ऐसा ना 2RT, पॉइंटों में लाके क्या करोगे, 2m सुक्रोज, तो 2m सुक्रोज, तो सुक्रोज का तो वेंटो फैक्टर I1 ही होगा, सुक्रोज का तो कोई स्प्लिट होना नहीं है ना, और C कितना है, कंसंट्रेशन 2RT, तो हम भी 2RT लेके आए हैं, ये भी 2RT लेके आए, मैच कर रहे हैं, तो आंसर 3, क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, किसका वेपर प्रेशर लीस्ट होगा। अब ये सब सॉलिड पार्टियां हैं, अब इनको पानी में डालेंगे तो ठोस को जब पानी में मिलाते हैं, है ना, कोई सॉलिड सॉल्यूट को एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आती है। और हमने पढ़ा था ना RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS/P0, है ना, इक्वल्स टू, अब देखो इनके तो टुकड़े हो रहे हैं तो I इनटू क्या हो गया, एक सॉल्यूट लिख दो, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो ये कमी है क्या, ये चीज क्या है, वेपर प्रेशर की लोअरिंग, कमी है ना। तो अब मुझे बताओ कि मोल्स तो सबके बराबर ही दे रखा है, मोल फ्रैक्शन बराबर निकलेंगे, लेकिन जिसके टुकड़े ज्यादा होंगे I बढ़ेगा तो लोअरिंग बढ़ेगी, कमी बढ़ेगी और वेपर प्रेशर कम हो। टुकड़े किसके ज्यादा होंगे, तो बेरियम क्लोराइड के 3 टुकड़े होंगे, बेरियम 1, क्लोराइड 2, यूरिया तो ये तो एक का एक ही रहेगा, सोडियम सल्फेट तो 2 सोडियम 1 सल्फेट, इसके 3 टुकड़े बनेंगे, और सोडियम फॉस्फेट तो बच्चे इसके 4 टुकड़े होंगे। तो जितने ज्यादा I की वैल्यू होगी वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी, और मुझे तो कमी ढूंढना है, तो यहाँ मेरा आंसर होगा सोडियम फॉस्फेट, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, KCl के किस सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लीस्ट होगा। तो देखो लैम्डा V लैम्डा M का फॉर्मूला याद ही है ना, कापा इंटू 1000 अपॉन C, याद है ना, लैम्डा M क्या था, कापा इंटू 1000 अपॉन C, और ये भी यही था। तो बच्चे कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई तो लैम्डा V का मान घट जाएगा, और मुझे तो अच्छा लीस्ट ही चाहिए, तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम ले लो, जहां C का मान अधिकतम, लैम्डा V का मान मिनिमम, तो यहां मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है ना। तो बाकी 0.1 वगैरह तो क्या होगी, कंसंट्रेशन घट रही है, कंसंट्रेशन घट रही है तो वो चीज बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक गैल्वेनिक सेल है, कॉपर +2 और Ag + Ag। तो देखो हमारे सेल में कॉपर तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ठीक है, और सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, बात तो ये भी ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करेंगे,
तो ऑब्वियसली मैंने जो कॉपर इलेक्ट्रोड लगाया है ना, बाकी सारा डिजाइन उसका ठीक है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने लगाया है तो ये कॉपर +2 बना रहा है, तो भाई ये तो सोल्यूशन में ट्रेवल करेंगे, और इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे इसको मैंने तार लगा के खींचा होगा, वायर लगाया होगा, और उस वायर को मैंने सिल्वर वाले से जोड़ा होगा, तभी तो हमारा रिडक्शन होगा। तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरफ, तो फ्रॉम कॉपर टू सिल्वर, है ना, और इलेक्ट्रॉन डू नॉट ट्रेवल इन एक्सटर्नल सर्किट, तो फिर सेल क्यों बनाया है, ठीक है। तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे सिल्वर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डैनियल सेल व्हेन जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, ये क्या बात हुई भाई, किसकी, करंट की दिशा। तो देखो डैनियल सेल में क्या होता है, Zn+2, सही, और फिर कॉपर +2 किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर, तो हम कहेंगे हाँ डैनियल सेल में कुछ ऐसा ही। तो देखो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है ना, ये जिंक +2 आयन बनाएगा, ये तो सॉल्यूशन में ट्रेवल कर जाएंगे, और ये तुम्हारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे जिंक से कॉपर की तरफ। और फिजिक्स पढ़ी है ना, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा चलेगी कॉपर से जिंक, फ्रॉम कॉपर टू जिंक आउटसाइड द सेल, सही है, कॉपर से जिंक, बिल्कुल, जिंक से कॉपर टू जिंक इन द सेल नहीं, करंट तो बाहर चलेगी ना, बत्ती तो बाहर लगाएगी, बल्ब तो बाहर लगाते ना, तो कॉपर टू जिंक, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ तो ठीक है, हमने E0C को 0 माना है ना, बिल्कुल माना, E0C कितना होता है, 0, हमने माना है, होता थोड़ा ना ऐसा। हाइड्रोजन इज इजीएस्ट टू ऑक्सीडाइज, नहीं, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी 0, भाई अगर 1000 लोग हैं, मुझे किसी का भी डेटा नहीं पता है, तो मैं एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेती हूँ, है ना, जितने सारे कलर हैं, अब गहरा और हल्का, तो पहले मैं एक कलर को फिक्स मान लेती हूँ, ये मेरा स्टैंडर्ड है, अब इससे जो तेज होंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उनको गहरा मान लूंगी, और इससे जो कम पड़ते रहेंगे, इंटेंसिटी कम होगी, उनको हल्का मान लूंगी, तो एक को तो मुझे अपने हिसाब से स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा ना, अदरवाइज मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। सिमिलरली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम मान के चलते हैं कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या SRP 0 है, ठीक है, तो इट इज एज्यूम्ड, हमने माना है, यही बात समझ में, ताकि डेटा निकल सके आगे। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब एक चीज ध्यान रखो, गैल्वेनिक सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जो अपने पास सेल होता है ना, उसमें क्या होता है, केमिकल्स भर देते हैं अपन, और वो आपको करंट देता है। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, करंट हम पास करते हैं, और वो उस करंट से केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड कराता है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, काम दोनों का उल्टा है, लेकिन वहां पे भी कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन। मैंने आपको सिखाया था जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, है ना, और नहीं पढ़ाई तो देखो चैप्टर में, कार लोन सिखाया था, CARR, कार, CA मतलब कैथोड, R मतलब रिडक्शन, और R मतलब राइट। थोड़ी देर में ये पूछ लेंगे कैथोड को कहाँ बनाएंगे, तो राइट में, है ना, और लोन लेफ्ट में, ऑक्सीडेशन, एनोड साइन नेगेटिव, साइन भी चलो हम इलेक्ट्रोलिटिक और उसमें अपना कौन सा है दूसरा वाला गैल्वेनिक, उसमें उल्टा कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, चाहे आपका कोई भी सेल हो, गैल्वेनिक हो चाहे आपका इलेक्ट्रोलिटिक हो। तो ये कह रहे ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, तो बिल्कुल होगा, सोचने की जरूरत नहीं। रिडक्शन एनोड पे होगा, नहीं होगा भाई, है ना, इधर रिडक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑक्सीडेशन इधर होगा एनोड पे और उधर होगा कैथोड पे, या ऐसा कुछ नहीं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन कभी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, pH1 के घोल में डुबाए गए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो देखो हम SRP निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब 2 H आयन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, H आयन H2 में बदले, तो 2 H आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, H2, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला है E सेल इक्वल्स टू E0 सेल, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो E0C -0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10, प्रोडक्ट में आएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और रिएक्टेंट में आएगा H+ आयन की कंसंट्रेशन पावर 2, ठीक है। प्रेशर हम स्टैंडर्ड 1 मान के चल लेते हैं,
ई नॉट सी की वैल्यू 0 होती है, तो ई सेल इक्वल्स टू ये 0 है, -0.0591। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन का है, लॉग 1/h प्लस की पावर 2 है, ऊपर आएगा तो h प्लस की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ो तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू, ठीक है 0 था तो -0.0591 अपॉन 2 है ना, लॉग में पावर आगे आ जाएगी 2। ठीक है, और तुम कहोगे माइनस, तो मैं माइनस अंदर लिख लेती हूँ, माइनस लॉग एच आएगा, लिख सकती हूँ -2 है ना, तो 2 यहाँ लिख दिया, माइनस अंदर ले लिया। अब मुझे बताओ माइनस लॉग एच आयन तो पीएच होता है ना, माइनस लॉग एच आयन क्या होता है, पीएच, नेगेटिव लॉग एच आयन पीएच, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, और ये 2 कैंसिल कर दो, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है -0.0591। ठीक है, सारे आंसर एक जैसे, बस माइनस का ही टेंशन है, एच आयन कंसंट्रेशन तो 1 है तो कोई टेंशन नहीं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, माइनस का 0.059। मैं हट जाती हूँ बच्चे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, है ना, जब आप खुद आराम से क्वेश्चन करो तो गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस से पीएच में क्या चेंज आएगा। तो कॉपर सल्फेट ध्यान से पढ़ो, एक्वस सोल्यूशन है ना, ठोस में तो करंट आएगा नहीं, जलीय कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो देखो एक तो कॉपर सल्फेट है, एक पानी है, करंट पास करेंगे तो आयन मिलेंगे, कॉपर +2 सल्फेट -2, और जलीय विलयन मतलब H प्लस OH माइनस। और कॉपर हाइड्रोजन दोनों पहुंच जाएंगे, भाई हमें डिस्चार्ज करो, सल्फेट OH आयन दोनों पहुंच जाएंगे, हमें डिस्चार्ज करो। कॉपर +2 H प्लस में ज़्यादा रिएक्टिव H है, छापा हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, कॉपर तो अपना क्या आएगा, जम जाएगा। H आयन तुम्हारा सोल्यूशन में ही पड़ा रहेगा। सिमिलरली सल्फेट और OH माइनस में से सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, वो वहीं रह जाएगा, OH माइनस पहले क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये चीज़ तुम्हारी गायब हो जाएगी, ये चीज़ इकट्ठी हो जाएगी, तो सोल्यूशन में H2SO4 बच जाएगा, प्रबल अम्ल H आयन बच जाएगा। और H आयन क्या होता है, एसिडिक, तो एसिडिक मतलब पीएच में कमी हो जाएगी, तो डिक्रीज इन पीएच, पीएच के अंदर आपकी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, एक गैसियस रिएक्शन में देखो रेट इक्वल्स टू के, रेट इक्वल्स टू के A इंटू बी। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम 1/4 कर देते हो तो बच्चे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन इनवर्स है ना, तो वॉल्यूम 1/4 करते हो मतलब कंसंट्रेशन 4 गुनी करते हो, तो A को तुम 4A लिख दो और B को तुम 4B लिख दो, तो नई रेट जो है वो पुनः पुरानी रेट की कितनी है, 16 गुना, 16 टाइम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। अब आपने देखा A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ है, तो पहले हम रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं, रेट इक्वल्स टू K, A के रिस्पेक्ट में 1 तो पावर 1 और B के रिस्पेक्ट में हाफ तो पावर हाफ। ठीक है, अब आपने A और B दोनों की सांद्रता कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दी, तो A को तो 4A कर दो और B को 4B, लेकिन पावर में हाफ है मतलब रूट, तो ये तो 4 रहेगा और 4 का रूट कितना हो गया 2, तो आंसर 8 गुना आएगा, 8 टाइम्स जो है वो रेट बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, in a first order reaction the concentration of the reactant is decreased from 1 m to 0.25। देखो पहले कंसंट्रेशन थी 1, बाद में कंसंट्रेशन हो गई 0.25, टाइम कितना लगा 20 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, टाइम 20 मिनट, लॉग बेस 10 R0 बाय R। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे लॉग 4,
तो k इक्वल्स टू 2.303, log 4 की वैल्यू होती है 2 इंटू 0.3010 अपॉन 20। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल आपने सीख रखा है 0.693, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल होता है 0.693 डिवाइड बाय 10, मतलब 0.0693। और फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है टाइम इनवर्स, तो यहाँ टाइम मिनट है तो मिनट इनवर्स। ठीक है, सिंपल है ना, कर लेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चे, नंबर बनाने वाले सवाल है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99% पूरा होने में 32 मिनट लगे हैं। 99% पूरा होने में 32 मिनट्स लगे हैं, तो 99.9 पूरा होने में लगने वाला समय, वैसे तो 1.5 गुना होता है पर एग्जाम में याद नहीं रहता है, और वैसे भी ऐसे याद पे चलना भी नहीं चाहिए, बहुत बार गलती हो जाती है। 90 आ जाता तो क्या करते, 50 आता तो क्या करते, तो ठीक है बना लेते हैं। 32 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन सारे ही ऑप्शन ज़्यादा है, फिर आसपास भी नहीं दे सकते, देखो है ना। तो देखो T99.9, तो मेरा फॉर्मूला लगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। अब देखो 99.9 पूरी हो गई, शुरू में मान लेती हूँ 100, शुरू में 100, अब 99.9 तो पूरी हो गई, तो बची तो 0.1 ना बचे, तो मेरा आंसर आया 2.303 अपॉन के लॉग 1000। अब ये तो लिखना आता है ना बच्चे, लॉग 1000 मतलब पावर, लॉग 10 की पावर 3 आ जाएगा आगे, तो 3 लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, तो ये आया 3। नाउ स्टूडेंट्स T90, तो T90 नहीं है, T99 सॉरी, T99 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, शुरू में मान लिया 100, 99% रिएक्शन खत्म ही हो गई, तो बची कितनी, 1, तो यहाँ आया लॉग 2, तो 2.303 अपॉन के, और ये आया लॉग 100 मतलब 10 की पावर 2 यानी 2। अब इनमें रिलेशन देख लो, 1.5 गुने का है, T99.9 डिवाइड बाय T99, T99.9 डिवाइड बाय T99। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 होगा। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था 1.5 गुना होता है, तो आपका टाइम लग रहा है 32 मिनट, तो 32 मिनट का 1.5 टाइम्स कर दो। ठीक है, तो 16 इंटू 3 48 मिनट जो है इतना समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा 48 मिनट्स। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल्स द टी हाफ, मतलब अगर मैं प्रारंभिक सांद्रता को दुगना कर देती हूं तो स्पीड भी नहीं, टी हाफ भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर n-1। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 0 रखूं तो आर नॉट की पावर -1 इनवर्स में ऊपर आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। तो ऐसा तब हो सकता है जब n का मान 0 हो, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन हो। और आपको लगता है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो बच्चे 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला था R0/2k, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो। 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चाहिए याद रहे तो इससे करो, नहीं तो उससे करो। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये तो सही है। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला था 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो यहाँ तो इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ रेट जो है, नहीं कांस्टेंट कैसे, रेट ऑफ टी हाफ कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1, कांस्टेंट तो नहीं हो सकती। ठीक है, फिर
यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब के लिए फॉर्मूला सिखाया था, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर में n का मान 2 रखो तो मोल माइनस 1, लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये सही है। और जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, तो ये तो अभी पढ़ा था। तो ये चीज जो है ये सही नहीं बैठ रही कि रेट कांस्टेंट का है, जीरो होता पावर तो कांस्टेंट होता है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन A प्लस बी में एक्टिवेशन एनर्जी 15 किलो कैलोरी है, अभिक्रिया की ऊष्मा 5 है, तो A गिव्स B मतलब फॉरवर्ड जा रही है तो, और B गिव्स A बैकवर्ड के लिए बताओ। तो ध्यान से सोचो, आपका फॉर्मूला है EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड इक्वल्स टू डेल्टा H, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑब्वियसली फॉरवर्ड की एनर्जी ज्यादा होगी, बैकवर्ड की कम होगी, डिफरेंस तो तुम्हारे पास 5 आ ही रहा है ना। EA फॉरवर्ड कितना है 15, EA बैकवर्ड तुम निकाल दो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 10 किलो कैलोरी पर मोल। वैसे भी एंडोथर्मिक है ना, ऊष्मा शोषी, हमने उसको ज़्यादा सप्लाई किया है ना, और उसने खाली बीच में, ठीक है, और मिली जो है वो कम ही मिली है, ऐसे, ठीक है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल पर मोल है। यदि आफ्टर द रिएक्शन एनर्जी चेंज, देखो माइनस उधर लिखा है, ये माइनस है यहाँ पे ना, माइनस 20 किलो जूल है, तो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, तो देखो फॉरवर्ड की 30 है, माइनस EA बैकवर्ड मुझे फाइंड करना है, और रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन के दौरान मुझे हीट मिली है, कितनी मिली है, तो हम कहेंगे 20, मतलब बैकवर्ड की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये 20 इधर ले जाओ, ये वहाँ ले जाओ, तो आंसर कितना आएगा 50। क्लियर, मतलब 50 किलो जूल, सॉरी बैकवर्ड है ना, फॉरवर्ड की आपकी एनर्जी कितनी है 30, मतलब मैंने सप्लाई तो 30 करी और 50 मिलेगी, तो 30 तो बराबर हो गया, और 20 मेरा फायदा होगा ना, ये सिखाया था ना थियोरी में। 30 मैंने सप्लाई करी, टोटल मुझे कितनी मिली है, थियोरी से भी करना चाहो तो बन जाएगा क्वेश्चन, टोटल मुझे मिली है वो 50, तो 30 तो मेरा खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा कितनी मिली 20, और मिली तो साइन नेगेटिव रखते हैं ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, MnO4 माइनस के 1 मोल द्वारा ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सिलेट आयंस के मोल बताओ, ठीक है। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होती है, देखो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, चलो बैलेंस ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन 4 है तो वाटर 4 डाल देती हूँ, हाइड्रोजन 8 है तो HIN 8 डाल देते हैं। चार्ज देखो प्लस के 8 में से 1 कम करो, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। अब ऑक्सिलेट आयन होता है C2O4-2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2, है ना, कार्बन 2 थे तो मैंने CO2 कर दिया। अब यहाँ चार्ज 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये क्या हुआ, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन इधर डाल लेते हैं ना, यहाँ प्लस 7 था ना ये, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये 5 एक्सेप्ट करेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करूं, तो मैं इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, बैठ जाएगा, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 छोड़ेगा तभी तो 10 एक्सेप्ट करेगा। अब मुझे इक्वेशन नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ ये देखना है MnO4 माइनस अगर 2 है तो 2 MnO4 माइनस 5 ऑक्सिलेट को खत्म कर देंगे, सही है, 2 पे 5 खत्म हो जाएंगे, तो 1 मोल MnO4 माइनस कितने को ऑक्सिलेट, कितने ऑक्सिलेट को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, तो 2 जने 5 को खत्म कर देते हैं। अब अगर यहाँ 1 कर दूं, है ना, यहाँ 1 कर दूं मतलब यहाँ 2/2 कर दूं, तो यहाँ 5/2 कर दो और तो क्या हो जाए, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 2/5 मत कर देना, गलती मत करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, तो 2 मोल जो है इन 5 को खत्म करते हैं, अगर ये 1 हो गया तो ये 5/2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, क्लियर है। ये आगे बढ़ो। नेक्स्ट,
इसको बैलेंस करना है, कर दो, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछा है बैलेंस करने के लिए। तो नाइट्रेट और 4 H, इधर है 2 वाटर और NO, तो मेरे हिसाब से एटम सारे बैलेंस है। देखो N बराबर है, ऑक्सीजन 3 बराबर है, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 4 बराबर है। यहाँ चार्ज देखो बेटा, यहाँ प्लस का 4 और माइनस का 1, यहाँ +3 है और यहाँ चार्ज 0 है। अब तुम जेब में इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हो, माइनस लेके घूम रहे हो, ठीक है। अगर तुमने सोचा यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो ये -3 हो जाएगा, ये 0 है तो मुझे इसको 0 कैसे करना है। अगर मैं यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ तो बच्चे ये -3 है ना, जोड़ने से भी माइनस, जेब में बम लेके घूम रहे हैं तो कितने ही बम हो, माइनस ही रहेगा ना ये। तो यहाँ मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट है ना ये, हाँ, तो 3 ऑन लेफ्ट साइड, सही है। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन 2, लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, नेजलर रिएजेंट। अब देखो ये K2HgI4 ही है ना, हम यहाँ ये ऑप्शंस में चेंज कर रहे हैं। K2HgI4 को ही हम नेजलर रिएजेंट बोलते हैं। एक्चुअली हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, हमारे पास Ki होता है और हमारे पास KOH होता है। अब इन सबसे मिलके बनता है K2HgI4, इसको नेजलर रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमोनिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, अमोनिकल लवण सॉल्यूशन है, कौन सा वो नहीं पता, मतलब अमोनियम के साथ कुछ और है। तो अमोनियम प्लस सॉल्ट को मैं क्या लिख दूँ, X तो इसने दिया, मैं मान लो वही मान लेती हूँ, ठीक है। और सॉल्ट मतलब अब कुछ माइनस भी है, ठीक है, अमोनिकल सॉल्ट मान लेती हूँ, चलो पता नहीं क्या है क्योंकि फिर माइनस भी होगा। उसमें मैं क्या करूँ, H2S गैस पास कर लेती हूँ तो वाइट PPT बनता है, ठीक है। तो अमोनिया है, अमोनियम है प्लस सॉल्ट में कोबाल्ट, लेड, जिंक और सिल्वर कुछ भी हो सकता है, तो वाइट PPT बनेगा। देखो अमोनिया तो बाहर निकल जाएगी, यानी कि सल्फाइड बनेगा मेटल का, मेटल ही लें, प्लस क्या होता है, मेटल होता है। तो ऐसा कौन सा मेटल सल्फाइड है जो सफेद होता है, तो देखो कोबाल्ट सल्फाइड तो आपका ब्लैक होता है, PbS लेड सल्फाइड भी सिल्वर होता है, सिल्वर है ना, ये सिल्वर ब्लैक होता ब्लैक ही है, इसको माना जाएगा ब्लैक, ये आपका ब्लैक होता है, कोबाल्ट वाले PPT सारे ब्लैक होता है। जिंक सल्फाइड जो है ये वाइट होता है, हाँ, 4th ग्रुप में आपका PPT आता है ना, 4th ग्रुप में H2S गैस पास करते हो तो ये वाइट होता है, बाकी सारे वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। और हाँ देखो PbS, कॉपर सल्फाइड, निकल सल्फाइड, ये याद रखो बच्चे, ये सारे सल्फाइड जो है ये ब्लैक होते हैं, चाहे लेड सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड CuS है, ध्यान रखना, निकल सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड है, कोबाल्ट सल्फाइड है और बिस्मथ का सल्फाइड है, ये सब के सब सल्फाइड जो है इनका कलर ब्लैक होता है, ठीक। आगे बढ़ जाए, चलो, तो हमसे तो इसने वाइट पूछा था तो वाइट आपका जिंक सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, PbNO3(2) which give precipitate with lead nitrate but not barium nitrate। तो लेड नाइट्रेट के साथ PPT आना चाहिए यूं, तो अभी तो मैंने बताया लेड सल्फाइड का PPT कैसा बताया था, काला बताया, ब्लैक बताया था ना, PbS ब्लैक PPT। तो सल्फाइड है क्या हमारे पास कहीं, सल्फाइड तो नहीं, सोडियम, अच्छा सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम क्लोराइड से PbCl2 बनेगा, तो हम फर्स्ट ग्रुप में ही तो निकाल लेते हैं इसको, 0 के बाद फर्स्ट ग्रुप में Pb को वाइट PPT से निकालते हैं ना, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं, Pb+2 होगा तो Cl- के साथ PbCl2 बना लेगा और इसका वाइट PPT होगा, है ना। लेकिन बेरियम क्लोराइड का तो वाइट PPT नहीं होता भाई, तो बेरियम क्लोराइड तो नहीं, लेकिन PbCl2 का वाइट PPT है, तो इसके साथ PPT आएगा, इसके साथ नहीं आएगा अगर आप NaCl मिला देते हैं तो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, याद ही करना है इसको, कोई इलाज नहीं है इसका। नेक्स्ट देखो, बेरियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में NH4Cl
की प्रेजेंस में NH4OH मिलाते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन पूरा इंग्लिश में पढ़ो, है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा, अवक्षेप मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है। तो अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल है तो पीपीटी कैसे आएगा? पीपीटी नहीं आएगा। बेरियम का अगर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पीपीटी आता तो हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, तुम याद करो, 5वें ग्रुप में जाते थे, है ना। बेरियम, कैल्शियम और क्या था, स्ट्रोंशियम, है ना। तो हम बेरियम को 5वें ग्रुप में प्रेसिपिटेट करते थे, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में थोड़ा सा प्रेसिपिटेट करते हैं उसको। तो बेरियम जो है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर सोल्यूबल होते, इसलिए वाटर सोल्यूबल है तो पीपीटी तो नहीं बनेगा। NH4OH और NH4Cl की प्रेजेंस में हम अमोनियम कार्बोनेट बनाते थे कि कार्बोनेट बना के इनके पीपीटी बनाओ, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। तो हम कहेंगे नहीं, बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर सोल्यूबल है, ये बात सही है क्योंकि बेरियम +2 और OH-, है ना। तो वाटर सॉल्युबल है तो फिर इसका पीपीटी तो नहीं आएगा कम से कम। मतलब स्टेटमेंट 1 तो गलत है, 2 सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और 2 सही है, मतलब ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आओ। ब्राउन कॉम्प्लेक्स, तो देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग टेस्ट याद है, पी ब्लॉक में से उठाया इसने। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता था, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते थे, नाइट्रेट आयन का सॉल्ट होना चाहिए हमारे पास, है ना। मतलब चाहे कॉपर नाइट्रेट हो, जिंक नाइट्रेट हो, नाइट्रेट होना चाहिए। नाइट्रेट आयन वाले में हम क्या करते थे, तो हम मिलाते थे इसमें ताजा बना हुआ FeSO4, FeSO4 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन। और याद करो, टेस्ट अगर प्रैक्टिकल किया तो याद आ जाएगा, टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे सहारे हम इसमें मिलाते थे H2SO4 और इन तीनों की जहां मीटिंग होती थी वहां ब्राउन रिंग बनती थी। ठीक है, तो बच्चे ड्यूरिंग द रिएक्शन नाइट्रेट जो है वो NO में कन्वर्ट हो जाता था और जहां इन तीनों की मीटिंग होती थी ना वहां ये कॉम्प्लेक्स बनता था, FeH2O5 NO+ और ओवरऑल चार्ज +2 था। ठीक है, ये ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्राउन रिंग है। अनस्टेबल होता है हालांकि, तो ब्राउन रिंग गायब हो जाती थी थोड़े टाइम में। तो अब दोनों सवाल मान लो, अभी आंसर तो NO बन गया, है ना, कि ब्राउन रिंग में Fe किससे रिएक्ट करता है, NO से रिएक्ट करता है, NO+ से नहीं करेगा, NO+ में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। ठीक है, तो ये, लेकिन तुमसे पूछो थोड़ी देर बाद कि नहीं ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स ये है। सब पता होना चाहिए, सवाल कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो, NH4Cl इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ NH4OH। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है क्या, स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक मिला रहे हो, तो जो स्ट्रॉन्ग है ना, मैंने क्लास सारे होशियार बच्चे तो उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाओ। लेकिन जो वीक होगा वो तो पहले से ही डरता है, यार मैं थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा हूँ। फिर जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, बैड फील करेगा। तो स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक जो मर जाता है, वीक का डिसोसिएशन कम हो जाता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग NH4Cl है क्योंकि ये सॉल्ट है, लवण है, तो स्ट्रॉन्ग ही। NH4OH दुर्बल क्षार है, वीक बेस है, तो NH4 भी कम हो जाएगा, OH- भी कम हो जाएगा। तो मैं क्या ठीक करूँ, कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिक्रीजेस, इंक्रीज तो कुछ होना नहीं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोरेक्स बीट टेस्ट भाई क्रोमियम देता है, कॉपर देता है, मैंगनीज है ना, इन सब की बीट्स होती है, सिर्फ जिंक +2 की बीट्स नहीं बनती है। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखो इसमें बनेगा आपके सिल्वर, Na की जगह Ag3, सिल्वर आर्सेनाइड, तो ये तो येलो कलर का होता है। फेरोफेरी और Fe तो ये प्रशियन ब्लू होगा ना, ये सेम रिएक्शन है ना दोनों, तो इनका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनका कॉम्प्लेक्स फेरोफेरी साइनाइड होता है जिसको हम प्रशियन ब्लू बोलते हैं। फेरोफेरी साइनाइड मतलब Fe4 है ना, FeCN6 और होल3। तो इसका कलर ब्राउन नहीं है, क्या पूछा, करेक्ट पूछा है तो ब्लू होगा ना, तो ये सही है ना। ठीक है, और यहाँ कौन सा ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ ब्लू थोड़ा ना बनता है, तो अपने पिछले पेपर में सॉल्व किया है, देखो। नेक्स्ट, सोडियम फेरोसाइनाइड में नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं।
अब देखो नाइट्रिक एसिड की परेशानी है, नाइट्रेट आयन और नाइट्रेट जो है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में खुद तो अपना NO बना लेता है। अब सोडियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला, पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है, K4FeCN6। सिमिलरली सोडियम फेरोसाइनाइड होता है Na4FeCN6, तो मेरे पास ये वाला आयन है FeCN6 -4। और अगर ये NO यहाँ पहुँच जाएगा तो साइनाइड को रिप्लेस कर दो NO से और NO खुद +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये FeCN5 NO +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है कॉम्प्लेक्स मेरे पास बनेगा। क्लियर? तो अब यहाँ मुझे कहाँ मिला ये, तो ये मुझे मिला सिर्फ ऑप्शन 4 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, HCl की प्रेजेंस में H2S, तो बच्चे HCl तो स्ट्रॉन्ग है, H2S वीक है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन हम मिलाते हैं सेकेंड ग्रुप को प्रेसिपिटेट करने में, और सेकेंड ग्रुप के मेंबर देखो Fe+3 तो तुम्हारा थर्ड ग्रुप में जा रहा है, बिस्मत तो होता है सेकेंड में, फिर बेरियम 5वें ग्रुप में जा रहा है, जिंक चौथे ग्रुप में जाता है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा भी आइडिया, मान लो तुम्हें याद ही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, लेकिन थोड़े बहुत प्रैक्टिकल किए हैं, और मान लो नहीं भी किए तो याद तो करके गए थे एग्जाम में, अब याद भी नहीं करके गए थे तो फिर अब याद कर लो। ठीक है, तो Fe थर्ड ग्रुप में आएगा, बिस्मत सेकेंड ग्रुप में आएगा, जिंक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री चौथे ग्रुप में था, बेरियम 5वें ग्रुप में था, तो अलग अलग ग्रुप वालों को एक साथ थोड़ा प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, है ना। कॉपर और Pb+2, अब तो मिलेगा Pb+2, तो मैंने तुम्हें अभी कहा था HCl मिलाते हैं PbCl2, तो वो सही है ना, PbCl2 के रूप में प्रेसिपिटेट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो H2S पास करके PbS का काला अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, तो कॉपर और Pb+2 दोनों को हमने रखा है सेकेंड ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग हैलोजन टेस्ट सोडियम फ्यूजन, अच्छा जब अपन Ls बनाते हैं और जब हमें हैलोजन का परीक्षण करना हो तो हम नाइट्रिक एसिड क्यों मिलाते हैं, तो तुम याद करो जब Ls बनाते, याद है सोडियम पीस उठाया था केरोसिन में, उसको दबाया था, फिर है ना उसको एक इग्निशन ट्यूब में डाला था, फिर गर्म किया था, फिर पिघलाया था, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया था। तो सोडियम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है, अब हम टेस्ट करते थे नाइट्रोजन का या सल्फर का, तो अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो NaCN, और अगर यहीं पे सल्फर भी होगा तो NaCNS, तो अब यही बन जाएगा। तो मैं हैलोजन का टेस्ट कैसे करूंगी, मुझे तो हैलोजन के टेस्ट में NaX बनाना है, NaCl NaBr, तब मैं टेस्ट कर पाऊंगी। तो ये मैं तब बनाऊंगी जब ये लोग उड़ जाए, तो साइनाइड और सल्फाइड को उड़ाना पड़ेगा, तो साइनाइड और सल्फाइड को उड़ाना मतलब डीकम्पोज करना, इसके लिए मैं नाइट्रिक एसिड मिला लेती हूँ, ये इनको डीकम्पोज कर देता है और NaX बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म कर दो, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4O2 Cr2O3, सॉरी Cr2O7, ठीक है। अगर मैं इसको गर्म करूं तो देखो Cr2O3 तो वैसे ही बाहर गया, कितने ऑक्सीजन है गिनो, 7 में से 3 चले गए, बोलो 4 ऑक्सीजन बाहर है, क्रोमियम तो पूरा चला गया, 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, 4 वाटर बना दूं क्या, तुम कहेंगे हाँ। अब 8 हाइड्रोजन निकल गए, ऑक्सीजन सारे मैंने खत्म कर दिए, तो अब मेरे पास बचा नाइट्रोजन। तो ये तो मुझे पता चल गया अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पे नाइट्रोजन बनती है, पर यहाँ काम नहीं चल रहा, ये कह रहा है हीटिंग NH4NO2। अब देखो यहाँ गर्म करूंगी तो 2 वाटर बनेंगे, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या होगा 2 वाटर तो बनेंगे, तो मेरा आंसर होगा N2 + 2 वाटर। हाँ, तो यहाँ तो पहली बार में आ गया, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पे नाइट्रोजन निकलती है, अमोनियम नाइट्राइड को भी गर्म करने पे नाइट्रोजन निकलती है। यहाँ तो देखो यहाँ अगर 2 वाटर निकाल दो तो N2O बचेगा, सोचो नाइट्रस ऑक्साइड बचेगा, तो N2 तो नहीं बचा ना, मुझे तो N2 चाहिए। और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, यहाँ नाइट्रोजन -3 है, ये पानी से चयन उठाएगा, और यहाँ आंसर अमोनिया है, तो ये तो कुछ बैठेगा नहीं। अब सोडियम कंपाउंड लेंगे तो फिर नाइट्रोजन कहाँ बनेगी, ये तो वैसे ही नहीं हुआ, तो मेरा आंसर हुआ ऑप्शन 1 सही, हीटिंग NH4NO2। नेक्स्ट देखो, सल्फेट को हम एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, MgSO4 को नहीं भाई, एस्टिमेशन उसका करोगे जो मेरे हाथ में आ जाए।
मतलब या तो गैस हो तो मैं उसको इकट्ठा कर लूँ, या फिर सॉलिड हो तो मैं उसको तोल लूँ, वे कर लूँ। अब जो चीज़ पानी में घुली हुई है उसको मैं कहाँ से पकड़ के लाऊं, मैं कैसे उसका टेस्ट करूं, एस्टिमेशन करूं, मतलब तोल के उसका मात्रात्मक आकलन करूं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करूं। तो क्वांटिटी तो हो, तो क्वांटिटी मतलब वजन तो हो, तो वजन तब होगा जब वो ड्राई स्टेट में होगा, उसका पीपीटी होगा। तो हम कहेंगे हाँ बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी होता है। तो चलो वाइट पीपीटी होता है तो पहली बात सही है कि सल्फेट BeSO4 को हम एस्टिमेशन में काम में ले लेंगे। फिर आयोनिक रेडियस ऑफ Mg+2 स्मॉलर देन Ba+2, ऑब्वियसली Mg+2 छोटा है और बेरियम+2 बड़ा है, तो Mg+2 की त्रिज्या बेरियम से छोटी है। तो दोनों बातें सही हैं, तो दोनों सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बच्चे हिंसबर्ग रिएजेंट तो पढ़ा था हमने 12th क्लास में, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन से कराओ। देखो ये आपकी कपलिंग रिएक्शन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन से कराओ। अब रिएक्शन आती है नहीं आती उससे मतलब नहीं, ये तो कलर पूछ रहा है। तो डाइज बनती है, और बच्चे ये जो डाई है ना पैरा अमीनो एजोबेंजीन, आप इसका नाम ध्यान रखो एनिलीन येलो, सिखाया था ये भी मैंने जब आपको अमाइंस पढ़ाया है, एनिलीन येलो। तो एनिलीन के साथ येलो येलो एनिलीन येलो, तो एनिलीन येलो मतलब ठीक है, मैंने भी येलो पहना है देखो, तो एनिलीन येलो येलो डाई। अब एसिडल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, फेलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको रोशेल लवण भी बोलते हैं। तो पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर कॉपर ऑक्साइड बनता है, और फाइनली तीसरी रिएक्शन जो होती है उसमें कॉपर ऑक्साइड एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है और खुद Cu2O का रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है। तो यहाँ सारे ऑप्शन फंसाने वाले हैं, अगर थियरी ध्यान से पढ़ी है तो क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है। अब कौन तीनों टेस्ट देगा, मतलब देखो HCl में तो नहीं घुलना है, NaOH में घुलना है, और ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करना है, तो कलर उड़ जाएगा, ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तो एनिलीन तो ब्रोमीन से रिएक्ट करता है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। फिनॉल भी रिएक्ट करता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। यहाँ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, तो तीसरा चौथा आंसर तो वैसे ही गलत। अब देखो एनिलीन खुद बेस है, बाय नेचर एनिलीन क्या है, बेस, तो एसिड में घुल जाएगा, लेकिन आपने तो एसिड में इनसॉल्युबल लिखा है। और फिनॉल बाय नेचर एसिड है, फिनॉल का तो दूसरा नाम ही कार्बोलिक एसिड है, तो ये एसिड है तो बेस में घुल जाएगा, और सोडियम फेनॉक्साइड हमने पढ़ा, तो बेस में घुलेगा, और एसिड है तो एसिड में तो नहीं घुलेगा, और ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता ही है। सही उत्तर क्या हुआ, दो नहीं लोगे, अब तो क्या ही बताऊं। नेक्स्ट, कौन सा फिनॉल कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंडेंस्ड होके कलर नहीं देता है। देखो अब ये रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, फिनॉफ्थलीन, कोई बात नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा। देखो थैलिक एनहाइड्राइड, क्या भाई हम बच्चों को ऐसे याद कराते थे, थैलिक एनहाइड्राइड तो लिख दोगे ना, थैलिक एसिड बेंजीन पे 2 COH, और एनहाइड्राइड क्या होता है, CO और बीच में। अब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ 2 फिनॉल को टांगना है ना, हैंग करना है, कर दो। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है और दोनों फिनॉल को अपने साथ हैंग कर लेता, टू बी हैंग टिल कनेक्शन। ठीक है, तो ये फिनॉफ्थलीन बनता है। फिनॉफ्थलीन नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल मतलब सेल्फ इंडिकेटर है। फिनॉफ्थलीन क्षारीय माध्यम में पिंक कलर देता है, बाय नेचर फिनॉफ्थलीन एसिडिक है, HPH लिखते ना, ये बेसिक जानकारी। अब आप कह रहे हो कि भाई इनमें से कौन नहीं बनाएगा, तो देखो फिनॉल की पैरा पोजीशन से कनेक्शन मारा है हमने, हाँ भाई फिनॉल की पैरा पोजीशन को कनेक्ट किया,
तो ऐसा कोई ढूंढ लो जिसमें फिनॉल की पैरा पोजीशन बुक है, तो फिर रिएक्ट कैसे करोगे? यहाँ आंसर आपका सेकेंड। समझ में आ गया ना, क्योंकि उसकी पैरा पोजीशन में मिथाइल है, तो मैं बनाऊंगी कैसे, इसको टंगेंगी कैसे इसके साथ, पैरा पोजीशन आपने बुक कर दी ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट एलएस सॉल्यूशन, तो सोडियम वाला अभी तो बताया था तुम्हें एलएस सॉल्यूशन, तो एलएस से हम नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन सबका ही पता लगाते हैं। बताया था ना, सोडियम कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो NaCN, सल्फर होगा तो NaCNS, फिर नाइट्रिक एसिड मिला के उनको उड़ाएंगे तो हैलोजन से भी रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अब सोडियम सल्फाइड और लेड एसीटेट तो PbS बन जाएगा। ये तो अभी इतनी देर से तो पढ़ा रही हूँ तुम्हें। और PbS का PPT और लेड एसीटेट मिलाएंगे तो सोडियम एसीटेट तो घुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A क्या है, तो A PbS है और PbS का कलर ब्लैक होता है, पिछले आधे घंटे से तो पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रोसेस में वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? कार्य जो है वो पथ फलन नहीं है, मतलब W तो वर्क फंक्शन होता ही है ना, हाँ वर्क फंक्शन ही बोलते ना, वर्क फंक्शन होता ही ना, पथ फलन पाथ फंक्शन, सॉरी वर्क जो है वो पाथ फंक्शन तो होता ही है ना, तो हम कहेंगे हाँ वर्क जो है पाथ फंक्शन होता है। अब ऐसा क्या है जिसमें नहीं होता, तो भाई मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दूं, तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अब अगर तुम कहोगे आइसोकोरिक प्रोसेस तो W ही 0 हो जाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस बोलोगे तो डेल्टा U ही 0 हो जाएगा, तो Q W इनवर्स हो जाएंगे, तो Q भी पाथ फंक्शन है तो W भी पाथ फंक्शन हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक को हिंदी में बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम, तो एडियाबेटिक में Q 0 हो जाएगा। तो अगर मैं ये चीज 0 करूंगी तो डेल्टा U W के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा U क्या है, स्टेट फंक्शन, डेल्टा मतलब चेंज, U2 माइनस U1, तो अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, मतलब फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो पाथ से फ्री हो जाएगा। लेकिन वो आंसर होगा कब, जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो। ठीक है, तो चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई है ना। तो ये आपका है आखिरी जो 50 क्वेश्चन बचे थे, 200 क्वेश्चन की सीरीज ली थी मैंने, उसके 50 इंपॉर्टेंट। जब तक एग्जाम नहीं है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराती रहूंगी, करके जाना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको फायदा होगा। अब ऐसा नहीं होता मैडम ये सवाल यूं कहीं आ जाएंगे क्या, तो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हो, मजाक थोड़ा ना कर रहे हो, यूं डॉक्टर बन जाओगे क्या, सेम पेशेंट आ जाते हैं क्या, ऐसा नहीं होता, लग जाते हैं सवाल, कॉन्सेप्ट लग जाते हैं कि हाँ इस कॉन्सेप्ट को इसमें लगा दिया, मेरा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे फाइनल एग्जाम में जब बैठोगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट, बहुत मेहनत लगती है, बहुत थकान होती है, इतना पहले स्लाइड सेट करो, फिर आपको एक क्वेश्चन का सही उत्तर बताओ, फिर उसको एक्सप्लेन करो, इट्स वेरी हार्ड वर्क। मैं और जो भी टीचर्स हैं ना यूट्यूब पे पढ़ा रहे बेचारे लगे हुए सुबह से शाम तक, बहुत मेहनत करते हैं और उनकी बहुत मेहनत के लिए आपका सिर्फ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लेना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना वर्थ है ना, कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।